हेलो एवरीवन। पीआईबी साप्ताहिक विशेषांक सीरीज में आज हम यहाँ पर एक बार फिर से कुछ प्रमुख घटनाक्रम जो समसामयिक विषयों से रिलेटेड हैं उनके लेकर चर्चा करेंगे। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से पीआईबी वीकली एनालिसिस के अंतर्गत हम ऐसी ही प्रमुख न्यूज़ को लेकर आते हैं जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। वो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, भूगोल हो, इतिहास हो, समाज हो, रक्षा हो या किसी भी अन्य विषय वस्तु जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर देखते हैं। पीआईबी आपका इसका सोर्स है और वहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उन इंफॉर्मेशन में जो कि आपके लिए जरूरी है उनको यहाँ पे संकलित किया जाता है और उसके माध्यम से आपके पास एक तथ्यात्मक तौर पर एक सही सूचना पहुंचाई जाती है। तो इस वीक में जो कि हम यहाँ पर देखेंगे 20 से 26 नवंबर के मध्य जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, कुछ चक्रवाती तूफान इस दौरान आए और साथ ही साथ G20 जैसा शिखर सम्मेलन भी हुआ। इन सारे घटनाक्रमों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे एक एक करके। यहाँ पे आइए देखते हैं कि इस सप्ताह की न्यूज में क्या विशेष है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है। देखिए यहाँ पर एक युद्धाभ्यास है सिम्बेक्स 20। कई प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम में, विभिन्न देशों के मध्य होने वाले युद्धाभ्यासों को लेकर कई क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सही सुमेलित करने को लेकर क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो देखिए इसी में सिम्बेक्स 20 का आयोजन किया गया 23 से 25 नवंबर 2020 को। और भारत, ये जो आयोजन हुआ था किन दो देशों के मध्य हुआ था या किन दो देशों का ये युद्धाभ्यास है, तो भारत और सिंगापुर की द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और ये इसका 27वां संस्करण है। ठीक है, तो इसका 27वां संस्करण है। आप कह सकते हैं कि सिम्बेक्स 20 भारत और सिंगापुर देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके मध्य यहाँ पर ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है और ये आयोजित इस वर्ष भी किया गया 23 से 25 नवंबर के मध्य। स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो 1994 से ये प्रारंभ है। 1994 से लगातार प्रतिवर्ष हम यहाँ पर इससे युद्धाभ्यास को आयोजित करते हैं। इस बार कोविड-19 का इम्पैक्ट भी इसमें दिखाई देता है, जहां पर बिना किसी संपर्क के समुद्र में एक दूसरे के साथ एक युद्धाभ्यास की प्रक्रियागत स्थितियों को यहाँ पर आयोजित किया गया। सिम्बेक्स 20 का इस तरीके के युद्धाभ्यासों का जो मौलिक उद्देश्य होता है वो भी समझना जरूरी है। तो देखिए इस तरह के जो युद्धाभ्यास हैं इसमें जो प्रमुख या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखिए तो आपसी अंतर संचालन को इसमें बढ़ाना है। दूसरा यहाँ पर कहते हैं कि एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रयासों को यहाँ पर सीखना है। और तीसरा यहाँ पर कहते हैं कि समुद्री डोमेन में आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग बढ़ाना है। तो मूलतः इस तरह की जो भी युद्धाभ्यास हैं एक दूसरे के साथ किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे की शैली क्या है, समुद्री स्तर पर किसी प्रकार का संचालन इत्यादि को लेकर या अन्य किसी क्षेत्र में कैसे एक दूसरे का हम सहयोग स्थापित कर सकते हैं या सहयोग दे सकते हैं, और विश्वास और दृढ़ता को भी यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी प्रक्रियागत स्थितियों को देखते हुए इस तरीके के युद्धाभ्यास यहाँ पर कई आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग देशों के साथ भी होते हैं, ये द्विपक्षीय होते हैं और बहुपक्षीय भी होते हैं। एक और युद्धाभ्यास आयोजित किया गया सिटमैक्स, इसको नाम दिया गया सिटमैक्स 20। ये आयोजन जो हुआ था सिम्बैक्स के पहले हुआ। यहाँ पर यह आयोजन हुआ था 21 और 22 नवंबर 2020 को। अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया भारत में। ये इसका द्वितीय संस्करण है। ठीक है, द्वितीय संस्करण जो हुआ ये भारत में इस साल आयोजित हुआ। इसका जो पहला और इसमें ये द्वितीय संस्करण इसका आयोजन किया गया। सिटमैक्स में जो देश पार्टिसिपेट करते हैं, 3 देश में पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। ये एक त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास है। ठीक है, कैसा है? त्रिपक्षीय, अर्थात 3 देशों के द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से इसमें भागीदारी की जाती है। जो प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था सितंबर 2019 में किया गया और इस साल इसका ये दूसरा संस्करण था। भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में कौन से पोतों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर देखें भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित ASW कॉर्वेट कामोरता और मिसाइल कॉर्वेट करमुक पोत यहाँ पर इनकी तरफ से, भारत की तरफ से इसमें भागीदारी की है। कई बार इस तरह क्वेश्चन में ये भी पार्टिसिपेट पूछ लिए जाते हैं कि भारत तरफ की किस श्रेणी ने या किस पोत ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो उसको भी हमने देख लिया। इसके बाद इसमें एक चीज आती है कि उद्देश्य इसका क्या है, तो अगेन से उद्देश्य वैसे ही है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ अंतर इसमें दिखाई नहीं देता है। उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे नौसेनाओं के मध्य परस्पर श्रेष्ठ सहयोग और अंतर संचालन क्षमता का विकास, कि एक दूसरे के किस तरीके संचालन क्षमताओं में विकसित किस तरह से करते हैं उनको समझना, और यदि इन फ्यूचर हमें जरूरत पड़ती है तो वहां पर एक दूसरे को सहयोग भी कर सकें। शांति काल में समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे को सहयोग देना और साझेदारी को बढ़ाना भी यहाँ पर इस युद्धाभ्यास का एक प्रमुख उद्देश्य था। युद्धाभ्यास के बाद कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय
एक समझौता हुआ भारत और फिनलैंड के मध्य। यह समझौता मूलतः अगर हम देखें तो पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण को लेकर किया गया था, और इस समझौते के कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, भारत और फिनलैंड के मध्य जो समझौता हुआ उसको यहाँ पे पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में ये समझौता किया गया, और इस समझौते में जिन बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा, दोनों देशों के द्वारा मिलकर सहयोग किया जाएगा, वो बिंदु क्या क्या है। पहला है यहाँ पर वायु तथा जल प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में कार्य किया जाएगा, उससे संबंधित तकनीकी इत्यादि को लेकर साझाकरण किया जाएगा, रणनीतियों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। दूसरा है इसी तरह से अपशिष्ट प्रबंधन को नियंत्रित करने को लेकर। दूसरा है सर्कुलर अर्थव्यवस्था संवर्धन को लेकर कार्य किया जाएगा। तीसरा, निम्न कार्बन सॉल्यूशंस को विकसित किया जाएगा। पांचवा है यहाँ पर वन जलवायु परिवर्तन तथा तटीय मरीन और तटीय संसाधन का संरक्षण सुनिश्चित करना है। मरीन और तटीय का मतलब हुआ कि जो समुद्री हैं और तटीय समुद्री तटीय क्षेत्रों में जो भी आपके संसाधन है, चाहे वो जैविक संसाधन हो या अन्य आपके खनिज संसाधन, उनके संरक्षण की बात यहाँ पर की जा रही है। जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार निपटा जा सकता है, उसको लेकर क्या कार्यनीतियां बनाई जानी चाहिए, और वनों को किस तरीके से वहां पर संरक्षण किया जाए और उनका ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी उसके संदर्भ में चलाया जाए। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को लेकर क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसको लेकर कार्यशैलियां और यहाँ पे साझा विचार विमर्श भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो भारत और फिनलैंड के मध्य इस तरीके के यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर और जैव विविधता के संरक्षण को लेकर इस तरह की एक समझौता यहाँ पर साइन किया गया। संविधान दिवस भी मनाया गया, जैसा आप सभी परिचित हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है, तो आपको पता है 2015 से बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे इसे प्रारंभ किया गया, क्योंकि संविधान निर्माता के तौर पर यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर की एक प्रमुख भूमिका रही है, इसलिए इनकी जयंती के अवसर पर हमने यहाँ पे संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। प्रारंभ कब से किया, 2015 से, लेकिन इससे पहले भी 26 नवंबर को एक दिवस के रूप में हम मनाते रहे हैं। 1976 से 2014 तक 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो इससे पहले 26 नवंबर को या 26 नवंबर को संविधान दिवस के अलावा और किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो कानून दिवस या संविधान दिवस, दोनों ही 26 नवंबर, इसको ध्यान रखना है। चलिए, अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है 15वां G20 शिखर सम्मेलन। ये अपने आप में काफी सारी चीजों को लेकर यहाँ पे चर्चा करता है, इसलिए इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट इसमें देखना है कि इस आयोजन कब हुआ, तो 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब के द्वारा वर्चुअल माध्यम से इसका आयोजन किया गया। जो आयोजन करता है वही अध्यक्षता भी करता है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 15वें G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता की वो सऊदी अरब ने की। आयोजन का जो दिवस था वो वर्चुअल माध्यम था और तारीख जो थी वो 21 और 22 नवंबर थी। इस साल के जो प्रमुख एजेंडे थे वो क्या क्या थे, जिस पर यहाँ पे चर्चा की गई, बातचीत की गई, विचार विमर्श रखे गए। इस साल का जो मुख्य विषय था वो ये था, सेकंड पॉइंट, मुख्य विषय क्या था, ये सेकंड पॉइंट था, सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। ठीक है, साथ ही इसके दो प्रमुख एजेंडे थे, एक समावेशी, स्थायी और बेहतर भविष्य तथा धरती को सुरक्षित बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे थे, इसको लेकर यहाँ पे चर्चा की गई। दूसरा, कोविड-19 महामारी पर काबू पाने, आर्थिक सुधार लाने, नौकरियों को बहाल करना किस तरीके से संभव हो सकता है, इसको लेकर भी यहाँ पर अपने अपने सभी ने यहाँ पे सुझाव रखे। भारत की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अपने कुछ विचार यहाँ पे साझा किए, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके के विचार उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। तो एक चीज और, यहाँ पर G20 जो 20 देशों का ये समूह है, इसमें 19 देश और एक यहाँ पर संघ है, जिसे आप यूरोपीय संघ कहते हैं। तो 19 यहाँ पर विकसित और विकासशील देशों का संगठन है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक यूरोपीय संघ, इसमें टोटल 20 सदस्य इसके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार यहाँ पर जो बातें स्पष्ट की गई, तो यहाँ पर देखिए, ये जो आयोजन किया गया कोविड-19 के दौरान किया गया, और इस सम्मेलन में ये बातें प्रमुख रूप से निकल कर भी आती हैं। कोविड-19 के दौरान यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के पश्चात विश्व को एक नया वैश्विक सूचकांक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, और जब हम शायद कोविड-19 से उबरेंगे तो वहां पर परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी होंगी। ऐसी स्थिति में हमें एक नए तरीके के आकलन की जरूरत है, और इसके लिए भारत ने यहाँ पर बताया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सूचकांक है, जो नया वैश्विक सूचकांक हो उसके 4 आयाम हो। ये 4 आयाम कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा जो पहला आयाम होना चाहिए वो है आपका प्रतिभाओं का विशाल पूल का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात कौशल युक्त व्यक्तियों को यहाँ पर निर्माण करें, या उनको कह सकते हैं कि प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
दूसरा यहाँ पर तकनीकी की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। तीसरी बात उन्होंने कही पारदर्शी शासन व्यवस्था को लागू किया जाए, और चौथा पृथ्वी के संरक्षण के भाव। इन चारों ही चीजों को सम्मिलित करके हम एक नया वैश्विक सूचकांक जारी कर सकते हैं, और जो इन चीजों पे सबसे बेहतर कर रहा है उसको उस लिहाज से वहां पे महत्ता भी मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने इसके अतिरिक्त भी कई सारी चीजों को यहाँ पे पॉइंट आउट किया, जिसको लेकर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज वहां पर उन्होंने और कहा कि जो हम लोगों को कौशल युक्त बनाएंगे, स्किल करेंगे, तो वहां पे स्किलिंग भी हमें अलग तरीके की अब चाहिए होगी कोविड-19 के पश्चात। उन्होंने कहा विश्व को अब मल्टी स्किलिंग और री स्किलिंग पर ज्यादा जोर देना चाहिए, अर्थात एक ही व्यक्ति कई तरीके के कार्यों को करने में दक्ष हो। दूसरी चीज यहाँ पे एक और सुझाव भारतीय प्रधानमंत्री ने दिया कि G20 देशों का एक वर्चुअल सचिवालय यहाँ पे बनाया जाना चाहिए, और यहाँ पर जिसमें G20 से रिलेटेड जो भी सभी दस्तावेज हैं वो यहाँ पर हम इनको संग्रहित कर सकें। देखिए वर्चुअल संग्रहालय है, कोई भौतिक रूप से स्थापित करने की जरूरत नहीं है, डिजिटली रूप से हम उसको बना सकते हैं और वहां पर सारे डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए एजेंडा 2030 के महत्व को रेखांकित किया, और इसके तहत उन्होंने कहा कि जो इसका उद्देश्य है, जो एजेंडा या सतत विकास का जो मूल उद्देश्य है कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, सबके साथ सबका विकास की बात हो, इसको भी हमें इस पर काम करना चाहिए। तो एक और पॉइंट इन्होंने रखा कि समावेशी विकास को प्राप्त करने को लेकर भारत सरकार के द्वारा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत का यहाँ पे पालन किया जा रहा है, ताकि सभी को समावेशी विकास को हम सम्मिलित कर सकें। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कोविड-19 की महामारी के संदर्भ में यहाँ पर कुछ और एस्पेक्ट यहाँ पर इनके द्वारा रखे गए। सबसे पहली चीज ये उन्होंने बताया कि कोविड-19 के महामारी के कारण परिवर्तित हुई परिस्थितियों के अनुरूप भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर भारत के पहल को अपनाया है और अपने आप को पहले से ज्यादा सतर्क बनाने की कोशिश करेगा। यदि यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पर भारत जो होगा विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्तंभ होगा। कहने का तात्पर्य है कि कोविड-19 की स्थिति ने किस तरीके से किसी देश को प्रभावित कर सकता है उसको हम देख चुके हैं, और उसके अकॉर्डिंग हर एक देश को अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। भारत ने इसके अंतर्गत अपने आप को एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में कन्वर्ट करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं, और इसका लाभ सिर्फ भारत को ही नहीं मिलेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को मिलेगा। उसको वहां पर सभी प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करने को लेकर, और विश्व की आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी भारत बन चुका होगा। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट उन्होंने और रखा कि ग्रह को सुरक्षित रखने के इवेंट में पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पूरे करने के बारे में उन्होंने चर्चा की कि पृथ्वी का यदि हमें संरक्षण करना है तो उसके लिए हमें पेरिस जलवायु समझौते के तहत जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भारत भी इसके अंतर्गत लगातार प्रयास कर रहा है, और जो लक्ष्य भारत के लिए निर्धारित है वो उससे ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उसने विकास भी किया है, सौर ऊर्जा के तहत अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उसको भी लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन इत्यादि में कमी लाने के संदर्भ में भारत अपने स्तर पर काफी यहाँ पे प्रयास कर चुका है। इसके साथ साथ मानवीय अस्तित्व को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने चर्चा की, जिसमें श्रमिकों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि हर एक श्रमिक को यहाँ पर एक श्रमिक की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि श्रमिक की मानवीय गरिमा पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से अपने भाषण में इन्होंने कई सारे अलग अलग मुद्दों को G20 में यहाँ पर रखा है, चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था हो या यहाँ पर उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, भारत के अपने दृष्टिकोण, उसको विकसित करने के दृष्टिकोण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसके जुड़ाव इत्यादि को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन, पेरिस जलवायु समझौते या मानवीय दृष्टिकोण को भी यहाँ पर वो स्पष्ट करने में सफल रहे। अब आइए बात करते हैं कि G20 का ये जो शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया, इसके बाद जो आगामी शिखर सम्मेलन है वो कौन कौन से होने हैं। तो 2020 का तो यहाँ पे सऊदी अरब के द्वारा संचालित कर दिया गया। 2021 का G20 शिखर सम्मेलन इटली में होगा। 2022 का G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया, 2023 का शिखर सम्मेलन यहाँ पर भारत, और 2024 का यहाँ पे शिखर सम्मेलन आपका ब्राजील को यहाँ पर इसकी अध्यक्षता मिलेगी और इनके द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। इसके बाद एक चीज और यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन का एक घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया। जब इसका समापन हुआ, समापन के बाद यहाँ पर सभी देशों ने संयुक्त रूप से एक घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया है। तो इस घोषणा पत्र की जो प्रमुख बातें रही हैं वो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पर सभी लोग सहमत जिस बात पे हुए वही आपका संयुक्त घोषणा पत्र है। जो G20 सहमत हुआ किस बात पे,
समन्वित वैश्विक कार्यवाही को यहाँ पर ये सभी सहमत हुए हैं कि हमें एक समन्वित वैश्विक कार्यवाही की यहाँ पे आवश्यकता है, हमें एकजुट होने की आवश्यकता है और साथ ही वैश्विक सहयोग की भी आवश्यकता है। इसके साथ साथ वर्तमान चुनौतियों को दूर कर लोगों को सशक्त बनाने का हमें प्रयास करना होगा, ग्रह की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, नई संभावनाओं को आकार देकर सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को प्राप्त किया जाए, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो G20 के अंतर्गत ये सारी बातें यहाँ पर सभी जो G20 के सदस्य थे वो सहमत हुए कि हमें इस तरीके की क्रिया प्रक्रियाओं को आगे इन फ्यूचर कोविड-19 और उसके इम्पैक्ट के बाद हासिल करना है। चलिए G20 के बाद एक भौगोलिक विषय वस्तु पर आते हैं। निवार चक्रवात आया था अभी हाल ही में, और यहाँ पर ये जो आया 24 और 25 नवंबर की घटना है, जहां पर तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसने एक बड़ा इम्पैक्ट, आंध्र प्रदेश इत्यादि के क्षेत्रों में बड़ा इम्पैक्ट डाला है। तो आइए समझते हैं निवार चक्रवात क्या था, इसकी क्या दशा रही, और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो क्या होते हैं, विश्व मौसम संगठन की अपनी इसमें क्या भूमिका है, इन सारे पहलुओं को देखिए। यहाँ पर जो निवार चक्रवात है ये 24-25 हाल ही में, मतलब 24-25 नवंबर को यहाँ हुआ। डेटेड इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन ये समझिए कि कैसा चक्रवात था। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, नाम इसका दिया गया निवार। जिस हिस्से को इसने टच किया या जहां इसने प्रभावित किया, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्रा क्षेत्र को, और ये किस तरीके का था, एक लैंडफॉल यहाँ पर चक्रवात था। लैंडफॉल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। लैंडफॉल से तात्पर्य एक चक्रवात की बाहरी दीवार के तटरेखा एवं उससे आगे बढ़ने की घटना से, ठीक है। तो यहां पर ये जो चक्रवात था, निवार चक्रवात आया था, तमिलनाडु पुडुचेरी के क्षेत्रों को इसने कवर किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और लैंडफॉल स्लाइड से था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अपनी क्या विशेषता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, एक तीव्र गोलाकार तूफान जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है, और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी बारिश इसकी अपनी एक विशेषताएं हैं। साथ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो चक्रवात होता है वो एक आंख की तरह होता है। साथ ही एक स्पष्ट स्कीस और गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का एक केंद्रीय क्षेत्र वहां पे बनता हुआ दिखाई देता है, और वो धीरे धीरे बनते बनते वो आपके स्पीड उसकी बढ़ती रहती है। जितनी ज्यादा स्पीड का होगा वो उतना ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये आया कहां, तो ये हम भी चर्चा कर लेते हैं। जो निवार चक्रवात था वो उसका परिक्षेत्र क्या था, तो ये आपका उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला इस वर्ष का ये चौथा चक्रवात था, और इससे पहले जो 3 चक्रवात आए थे उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। चक्रवात गति जो नवंबर में सोमालिया में आया, ठीक है, जो नवंबर पिछले साल की स्थिति में। चक्रवात अम्फान पूर्वी भारत में मई 2020 में टकराया, और चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र से। तो ये 3 चक्रवात ऑलरेडी उत्तर हिंद महासागर में इससे पहले आ चुके हैं, और ये चौथा था निवार। कई बार यहाँ पे क्रम भी पूछ रहता है कौन किसके बाद आया, कौन कौन से चक्रवात आए थे, तो इसको भी हमने यहाँ पे ऐड किया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उसकी इसमें क्या भूमिका है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर इस चक्रवात को चक्रवात निवार नाम दिया गया। यह नाम जो है निवार वो कहां से लिया गया, ईरान के द्वारा ये नाम दिया गया था, जो उनकी एक सूची बनाई जाती है, जो कि उत्तर हिंद महासागर के या हिंद महासागर के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देशों के द्वारा वहां पर 13 नामों की एक सूची दी जाती है, और उन्हीं में से एक एक नाम यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से तूफानों को दिए जाते हैं। तो ये चौथे क्रम में ईरान का यहाँ पे नाम लिया गया, ईरान के द्वारा जो नाम दिया गया था उसको लिया गया, जिसका नाम था निवार। इसकी स्पीड कितनी थी, तो यहाँ पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ साथ यह तूफान एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान से गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे इसकी स्पीड जैसे जैसे होती है वो कम होती जाती है, तो यहाँ पर इसकी जो प्रभावित करने की क्षमता होती है उसमें भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। इस दौरान सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं, चक्रवात जब आते हैं तो क्या करते हैं, जो चक्रवात आता है तो वहां पर स्थानीय सरकार के साथ सहयोग स्थापित किया जाता है, स्थानीय सरकार के द्वारा सूचनाएं जारी की जाती हैं, जो स्थानीय शासन होता है उसके द्वारा वहां इवैक्यूएट किया जाता है, सबको वहां से बाहर निकाला जाता है, मछुआरों इत्यादि को वहां पे समुद्र में न जाने की चेतावनी दी जाती है। साथ ही वहां पर जो ऐसी जब भी चक्रवात आता है तो वहां पर लोगों को बोला जाता है कि आप अपने आप को सुरक्षित बनाने का प्रयास करें, वहां से बाहर निकल जाएं। तमिलनाडु सरकार ने चक्रवात निवार के प्रभाव को देखते हुए चेन्नई सहित 16 जिलों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर दी, ताकि लोगों को यहाँ पे बाहर ना निकलना पड़े। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया, और चक्रवात की चपेट में आने वाले तटीय इलाकों के निवासियों को बाहर निकाला गया।
राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल या एनडीआरएफ जिसे हम कहते हैं ने प्रभावित क्षेत्रों में अपनी टीमों को भी तैनात किया कि किसी आपदा की स्थिति में अगर कोई लोग फंस जाते हैं तो उनको किस तरीके से बचाया जाए। इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर ऐप भी जारी किया गया जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर सूचनाएं सरकार के द्वारा पहुंचाई जाएंगी। जैसे कि अगर पूर्वानुमान, विशेष पूर्वानुमान कुछ स्थानों के लिए, अगर स्थान विशेष पूर्वानुमान हो और चेतावनी के लिए आपको एक मौसम ऐप डाउनलोड करना है, और कृषि संबंधी चेतावनी के लिए यहाँ पे मेघदूत ऐप है, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी के लिए दामिनी ऐप यहाँ पे डाउनलोड करने की भी बात कही गई। तो इस तरीके से यहाँ पे सरकार के द्वारा अपने स्तर पर कई तरह की सूचनाएं दे करके ऐप के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और केंद्र और राज्य सहयोग के द्वारा तकनीकी के इत्यादि का इस्तेमाल करके सैटेलाइट्स के माध्यम से अवलोकन करके यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर पीआईबी के अंतर्गत इस वीक की जो प्रमुख और इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड है और आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती थी, उसको हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट वीक मिलेंगे कुछ ऐसी ही प्रमुख जो घटनाओं को लेकर और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं। थैंक यू सो मच।